जो भी दोषी व्यक्ति इसमें होंगे, चाहे कितनी बड़ी हस्ती वाली हो, सरकार उनके विरोध में कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी। क्योंकि देखिए स्वराज पोस्ट लगातार इस खबर को दिखाता रहा है क्योंकि मामला बेटी का है, बेटी से जुड़ा हो। और देखिए इस पूरे प्रकरण के बाद हो क्या रहा है कि जाहिर तौर पर क्योंकि ये राजधानी है, सुख सुविधाएं हैं और जो इंस्टीट्यूशंस है एजुकेशंस को लेकर के ज़्यादा यहाँ पर है, तो गांव की बच्चियां यहाँ आती है, लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन एक तो सच है कि हमारा समाज अभी भी बच्चियों को लेकर के थोड़ा सा नकारात्मक है, उसके कई सारे मायने हैं। लेकिन अब इस कांड के बाद फिर से लोगों में एक असुरक्षा की भावना आ गई है और कई हॉस्टल्स में ऐसे देखे जा रहे हैं कि बच्चों को लोग अब घर बुला रहे हैं कि नहीं, कैसे होगा ऐसे हालात में, ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? सरकार महोदय, नीतीश बाबू सारे देश में एक बात के लिए जाने जाते हैं, ये किसी के दबाव में झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। ये न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। जो भी घटना घटी है पत्रकार महोदय, वह दुखद है, निंदनीय है। और हमारी जो सरकार है यहाँ पे बिहार में, इसके मुखिया नीतीश बाबू हैं और गृह मंत्री आदरणीय सम्राट बाबू हैं, ये लोग प्रयास कर रहे हैं सच्चाई सामने आवे। गलत लोग हर युग में रहे हैं, रावण भी था, कंस भी था, आज भी है, लेकिन रावण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, ऐसे लोगों का नाश होगा पत्रकार। मैं माता सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है, माता दुर्गा शक्ति की देवी है, माता लक्ष्मी धन की देवी है। आजादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ने का काम किया था, तलवार उठाई थी। आप कह रहे हैं कि मतलब लड़कियों को डरने के लिए हुआ तो झांसी वाली रानी थी और लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, हाल ही में लखनऊ में ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर सम्मेलन हुआ है और इसी कड़ी में हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्योंकि तमाम लोगों की नजर है और अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग हिस्से से लोग वहां पर पहुंचे। राजनीति के बड़े कद्दावर नेता और तमाम धुरंधर कह सकते हैं, और बिहार से भी पहुंचे थे नरेंद्र नारायण यादव, जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है, 8 बार के विधायक हैं और एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। आपका भी पत्रकार महोदय मेरे निवास स्थान पर स्वागत है। सर, क्या कुछ हुआ सम्मेलन में, क्योंकि आपकी उपस्थिति थी और हर मुद्दे पर आपने जिस तरह से अपनी बात रखी, चर्चा नरेंद्र नारायण यादव की हो रही है, इसलिए हम आए भी ये जानने के लिए कि आखिर इस पूरे कह सकते हैं कि मीटिंग के दौरान जो कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ रहा? पत्रकार महोदय, आप जानते हैं कि जो लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली है, उसके तहत हमारे मतदाता भाई जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं और जो विधायिका है उससे बहुत बड़ी अपेक्षाएं आम मतदाताओं को, जनता को रहती है। उनके कार्यों को सरजमीन पर उतरवाना, विधानसभा में प्रश्नकाल के माध्यम से हो, शून्यकाल के माध्यम से हो, ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, या बजट सेशन में विभिन्न बजट डिमांड के माध्यम से हो, माननीय विधायक सदन में रखते हैं और सरकार उसका जवाब देती है सदन में। और फिर अनेक कमेटियां हैं विधानसभा की जो उस पर कार्रवाई करती है। इसको लेकर के लखनऊ में अभी 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। उसमें
देश भर के 28 राज्यों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वहाँ के सेक्रेटरी, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बाबू भाग लिए थे और लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल भी उसमें भाग लिए थे। प्रत्येक विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर विभिन्न भाषा, विभिन्न भूषा में उपस्थित थे। लगता था कि लखनऊ की जो असेंबली है सारे हिंदुस्तान का स्वरूप उसमें दिखाई दे रहा था। अपनी भाषा में लोग अपनी बातों को रख रहे थे कि किस प्रकार से हम जो विधायिका है उसको मजबूत करें। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तकनीकी युग है और कैसे हम उसको आगे ले जाएं, इस पर विशेष चर्चा हुई। आपने क्या बात रखी, क्योंकि चर्चा आपकी हो रही है कि भाई नरेंद्र नारायण यादव जब आए और जब वो अलग अलग बातों को जो जिक्र किया तो सब लोग उस पर हैरान भी थे, तालियां भी बजा रहे थे और उसकी समीक्षा भी कर रहे थे। तो चर्चा आप ही की हो रही थी, तो आपने किन बिंदु को वहां पर रखा है? पत्रकार महोदय, मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि मेरा मुख्य फोकस था जो प्रश्नकाल होता है असेंबली में, माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों कि विपक्ष के हों, वो जनता की समस्याओं को अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न के माध्यम से सदन के अंदर रखते हैं। और जब कभी विपक्ष के माननीय सदस्य हो हल्ला करते हैं तो प्रश्नकाल का समय समाप्त हो जाता है और जनताओं की समस्या वहां उठ नहीं पाती है। तो मैंने आग्रह किया कि जिस प्रकार से आज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की बैठक अध्यक्ष महोदय आप बुला रहे हैं, उसी तरीके से हिंदुस्तान के सभी राज्यों के और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के नेता विपक्ष की भी बैठक बुलाई जाए और एक निर्णय हो, प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाए। शून्यकाल के बाद जो समय बचता है उसमें आप अपनी ज्वलन समस्या को उठावें, क्योंकि प्रश्नकाल में सदस्यों का प्रश्नों का जवाब होता है। जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है, जवाब मिल नहीं पाता है। तो मैंने मेन मुद्दा यही उठाया था और मैंने ये भी कहा था कि माननीय विधायक जो होते हैं वो जो हमारी विधायिका है उसके अतिरिक्त समाज सेवा का काम करते हैं। अगर कोई बीमार आदमी रहता है उनको इलाज में वो मदद करते हैं। हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको कह करके करते हैं। कहीं रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है तो रात के 12 बजे जब डेड बॉडी लेकर के लोग हॉस्पिटल के निकट जाता है तो डीएम और एसपी के निकट हमारे माननीय विधायक टेलीफोन लगाते हैं कि आप कम से कम इस सब का पोस्टमार्टम करा दीजिए। कहीं पर अग्निकांड होता है तो तुरंत वो प्रयास करते हैं फायर ब्रिगेड जाए, उसको बना बनाया भोजन मिले, पानी मिले, राशन की व्यवस्था मिले, जो अनुमानित उसमें राशि सरकार वो दे हो। हमारे माननीय विधायक उस पर नजर रखते हैं और मैं समाज का सच्चा सेवक उनको मैं मानता हूँ। हर प्रकार के कार्य उनको करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद दिया कि जब से आप अध्यक्ष हुए हैं लोकसभा के, और हरिवंश बाबू को भी, कि आपने हर हमेशा ये प्रयास किया है कि कैसे विधायिका को हम मजबूत करें, कैसे हम कमेटी को मजबूत करें, कैसे जो सदन में आश्वासन दिए जाते हैं आश्वासन वो पूरा सदन की आश्वासन समिति करे, ध्यानाकर्षण समिति करे। इस पर आपने अध्यक्ष महोदय फोकस किया है, तो मैंने उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया। और सबसे अधिक मैंने उत्तर प्रदेश के स्पीकर के प्रति मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया, इसलिए कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को पत्रकार महोदय संपन्न कराया और हम लोग अंत में रामलला का भी दर्शन किए।
बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी, भोजन का, प्रसाद वितरण का, ले आने का, ले जाने का, कहीं प्रकार की कोई कमी किसी जगह नहीं रही। अयोध्या में घूमा है। अयोध्या का भी भगवान रामलला का दर्शन के लिए हम लोग गए थे वहाँ। अच्छा, सत्र की शुरुआत अब तो 2 फरवरी से यहाँ होने वाली है बिहार में। कैसा रहेगा ये सब? पत्रकार महोदय, ये बजट सत्र है। हम जो 26-27 में विभिन्न योजना को चलाएंगे, सबसे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय हम लोग को ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे, फिर उनके अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, इसके बाद सरकार मुख्य बजट पेश करेगी, विभिन्न विभागों का बजट डिमांड पेश होगा, उस पर बहसें होगी, विपक्ष के हमारे साथी सरकार को अच्छा रचनात्मक सुझाव देंगे, सरकार उसको ग्रहण करेगी और बिहार का विकास कैसे हो, उद्योग का जाल कैसे यहाँ पर बिछे, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान हो, कैसे युवाओं को नौकरी मिले, इस पर विशेष फोकस रहेगा। क्योंकि देखिए, नौकरी रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि 1 करोड़ तक का जो है ये टारगेट रखा गया है। क्या इस पर वाकई इस बार, क्योंकि बजट सत्र है भी और लोगों की नजर होगी, देखिए तमाम लोग देखते हैं सत्र, क्या इस सत्र के दौरान लगता है कि इन सब चीजों को फुलफिल कर लिया जाए? देखिए पत्रकार महोदय, ये तो कार्यपालिका का काम है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहेंगे कि ये जो 26-27 का हमारा बजट पेश होगा, उसमें गांव का भी विकास होगा, नगर का भी विकास होगा और युवाओं के प्रति मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से लगे हुए हैं कि जो हमारी वैकेंसियां हैं उसको भरी जाए और रोजगार के भी अवसर प्राप्त हों और अनेक डेवलपमेंट के कार्यक्रम होंगे और खास के महिला सशक्तिकरण में जो हमारा मजबूत स्तंभ है देश में, हम जहां आगे बढ़े हैं उसको और हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस पर भी सरकार की नजर रहेगी आगे। एक अभी सबसे बड़ा इशू चल रहा है नीट छात्रा को लेकर के। जहानाबाद की एक बच्ची थी जो हॉस्टल में रहकर हुए पढ़ाई कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। परिजन के बड़े आरोप है, उस आरोप के बाद काफी जांच भी हुई, कई तरह का प्रकरण चला, लेकिन सबसे बड़ी बात की पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई है। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया कि नहीं, लड़की के साथ वाकई दुष्कर्म हुआ है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस के ऊपर भी घर वाले सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कई तरह की जो प्रक्रिया है उसमें पुलिस पीछे रह गई। हॉस्पिटल को लेकर के तो जाहिर तौर पर गंभीर सवाल है, हॉस्पिटल को लेकर के सवाल है कि सही तरीके से इलाज नहीं हुआ, पुलिस को जो जानकारी दी जानी चाहिए थी और पुलिस को जो बयान लिए जाने चाहिए थे जब लड़की को होश आया तो नहीं लिए गए। ये तमाम चीजें हो रही है और देरी हो रही है, क्योंकि ये घटना 5 जनवरी की रात की है और आज देख लीजिए कि भाई किस तरीके से जो है सो लगभग कह सकते हैं कि 20-22 दिन होने जा रहा है। अब क्या लग रहा है कि कोई सरकार पर भी तो एक सवाल है। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और यहाँ पर न्याय मिलता है। क्या वाकई जो देरी हो रही है, इस देरी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, नीतीश बाबू सारे देश में एक बात के लिए जाने जाते हैं, ये किसी के दबाव में झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। ये न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। जो भी घटना घटी है पत्रकार महोदय, वह दुखद है, निंदनीय है और हमारी जो सरकार है यहाँ पे बिहार में, इसके मुखिया नीतीश बाबू हैं और गृह मंत्री आदरणीय सम्राट बाबू हैं, ये लोग प्रयास कर रहे हैं सच्चाई सामने आवे और दोषी कितने भी बड़े हस्ती वाला हो वो नहीं बचेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पत्रकार महोदय, कुछ समय तो लगता है सच्चाई को ढूंढने में और सच्ची बातों को छिपाई नहीं जा सकती और मुझे आसान है, पूर्ण विश्वास है
जो भी दोषी व्यक्ति इसमें होंगे, चाहे कितनी बड़ी हस्ती वाली हो, सरकार उनके विरोध में कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी। क्योंकि देखिए स्वराज पोस्ट लगातार इस खबर को दिखाता रहा है क्योंकि मामला बेटी का है, बेटी से जुड़ा हो। और देखिए इस पूरे प्रकरण के बाद हो क्या रहा है कि जाहिर तौर पर क्योंकि ये राजधानी है, सुख सुविधाएं हैं और जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशंस को लेकर के ज़्यादा यहाँ पर है। तो गांव की बच्चियां यहाँ आती है, लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन एक तो सच है कि हमारा समाज अभी भी बच्चियों को लेकर के थोड़ा-सा नकारात्मक है, उसके कई सारे मायने हैं। लेकिन अब इस कांड के बाद फिर से लोगों में एक असुरक्षा की भावना आ गई है और कई हॉस्टल्स में ऐसे देखे जा रहे हैं कि बच्चियों को लोग अब घर बुला रहे हैं कि नहीं कैसे होगा? ऐसे हालात में ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? पत्रकार महोदय, अभी युग जो है, इसमें सारी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं, बिहार में बच्चियां बड़े पैमाने पर बहाल हो रही हैं, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, पुलिस के पदाधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो। लेकिन अनादिकाल से आप देखेंगे कि महिलाओं में जो एक भावना आपको हमको रहनी चाहिए, उसमें कमियां आई। मैं माता सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है, माता दुर्गा शक्ति की देवी है, माता लक्ष्मी धन की देवी है। इसी देश में श्रीमती इंदिरा गांधी ताकतवर प्रधानमंत्री हुई थी। मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी कहा जाता था, बेनजीर भुट्टो को डॉटर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, माओ भंडार नायके आपके सामने लंका में प्रधानमंत्री बनी। एक से एक महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं आके इस जगह पे, चाहे वो ममता बनर्जी हों, जयललिता हों, सुषमा स्वराज हों, मायावती हों, ये लोग आगे बढ़ी हैं। आजादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ने का काम किया था, तलवार उठाई थी। यानी आप कह रहे हैं कि मतलब लड़कियों को डरने की रानी वह तो झांसी वाली रानी थी और लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है। गलत लोग हर युग में रहे हैं, रावण भी था, कंस भी था, आज भी है। लेकिन रावण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, ऐसे लोगों का नाश होगा पत्रकार जी। देखिए ये नरेंद्र नारायण यादव है, मैं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं और 8 बार के विधायक है। राजनीतिक लंबा अनुभव रहा और तमाम देखिए प्रकरण पे इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि वक्त थोड़ा और लग सकता है लेकिन मुकम्मल जांच होगी और जो भी अपराधी होंगे वो नपेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर रखिए, भरोसा बनाने की जरूरत। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट।